ये जहाँ एक ओर प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के संरक्षण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास एवं कागज के थैले का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैले का प्रयोग एवं वातानुकूलन पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या फिर प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले जो नुकसान है वो पर्यावरण अपकर्षक कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक नया शब्द आया, पर्यावरण अपकर्षक। ये क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से जो पर्यावरण के होने वाले नुकसान होते हैं उनको हम लोग पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। इस बात को याद रखें। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या फिर मानव जनित होता है, जबकि अपक्षय जो होता है ये चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदृत होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर क्या रह जाती हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। देखिए यहाँ पे एक वेदरिंग का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे अपक्षय मतलब वेदरिंग होती है। दरअसल ये मान लीजिए कोई पत्थर है, अब ये किसी मतलब कि कुछ प्रोसेस होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत से बारिश की बूंदें गिरी तो इसके टूट गया, या फिर यहाँ पे रिएक्शन आपका क्या हो गया, तो एक कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हुआ। इसके कारण क्या होता है, वेदरिंग और अपरदन में बेसिक डिफरेंस ये जानिएगा। अपरदन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन ये यहीं पे होगा, मतलब ये स्थान चेंज नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा। बाकी और अच्छे से थोड़ा सा प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे। वैसे भी ये सब चीज़ें आपको हमने जो टेस्ट सीरीज कराई उसमें काफ़ी बता दी है, तो आप लोग इससे अवेयर हो गए। बस हम लोग को यहाँ पे क्या है, एक रिवीजन टाइप ये जो घटना चक्र होती है रिवीजन सीरीज होती है, तो आप लोग रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। आगे इसमें क्या लिखा है, आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। आगे लिखा है इसमें कि अंतर्धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस से क्या है, तो अंतर संबंध रखते हैं। अब आइए थोड़ा सा पहला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अपकर्ष का क्या अभिप्राय है, या फिर पर्यावरण अपकर्ष का क्या अभिप्राय है? तो आपको अभी हमने बताया था पर्यावरण जो गुण है, गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति का असंतुलन, मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ से हो सकता है। देखिए अगर हम थोड़ी सी बात करें, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या फिर प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण में होने वाले नुकसान को हम लोग पर्यावरण अपकर्ष के रूप में जानते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है, तो अपक्षय के बारे में आपको अच्छे से बताया था। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है और उसी स्थान पर छोड़ देती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजक द्वारा ढीली पड़कर एवं विदृढ़ होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इनमें से आप लोग समझ सकते हैं गरीबी कम करना नहीं हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा धारणीय विकास समझ लेते हैं। यहाँ पे धारणीय विकास की बात करें तो धारणीय विकास को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास का लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक हमें प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि हमारे पास कितने, तो 17 आपके क्या है, तो मतलब कि जो धारणीय विकास के लक्ष्य रखे गए हैं उनको हमें 2030 तक क्या करना है, तो प्राप्त करना है। आगे इसमें क्या लिखा है कि धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और धातुओं के जो आपके 17 धारणीय विकास के लक्ष्य हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पहला गरीबी है, इससे प्रश्न प्रत्येक वर्ष बनता है। इसके ट्रिक तो मुझे याद नहीं है, फिलहाल बहुत से यूट्यूब वाले ने इसकी ट्रिक बनाई हुई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा। पहला गरीबी की समाप्ति है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्क लगा देते हैं। पहला गरीबी की समाप्ति है। दूसरा भूखमरी से मुक्ति है। तीसरा लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता है। चौथा आपका गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा है। और लैंगिक असमानता मतलब समानता नहीं, जल एवं स्वच्छता है। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा है। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास है। उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास है। असमानताओं में कमी, सराहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदार के साथ उपभोग और उत्पाद, जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा मतलब जल में जीवन, थलीय जो आपके जीव हैं उनकी सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्यों के लिए क्या है, तो भागीदारी। और आपको पता होगा ये 17 जो SDG इंडेक्स मतलब कि जो आपके गोल दिए गए हैं इनको कब तक प्राप्त करना हमें, तो हमें प्राप्त करना 2030 तक। इस बात को याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्य अर्थात जो आपकी SDG कहलाते हैं, SDG गोल कहलाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनका निर्धारण किया है। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र ने किया है, जिन्हें वर्ष 2030 तक हमें क्या करना है, तो प्राप्त करना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मार्क लगा देते हैं। ये जो
जो पॉइंट है ये मार्क लगाने लायक पॉइंट है, तो इसको हम लोग मार्क लगा सकते हैं। यहाँ सब लोग देख सकते हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक हमें प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों को आगे लिखा है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की जो सततता है से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ष 2021 में इस सूची में भारत को 120वां स्थान मिला था। तो यहाँ से ये तो पुराना मतलब करंट अफेयर हो गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें धारणीय विकास में ही, तो धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि एक पहलू है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 से यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। तो 2003 को यूएनओ ने सतत विकास का वर्ष घोषित किया था। धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है, यहाँ से समझ सकते हैं। पर्यावरण अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी जो गुणवत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहे, ये क्या हो जाती है, तो धारणीय कृषि हो जाती है। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और श्रमज क्षेत्र पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसकी वजह से कृषि रासायनिक खादों, उर्वरक, जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया है ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता व्यापक क्षति पहुंचती है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद अर्थात जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहे हैं, यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती रहती हैं। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा जो व्यवसायी हैं की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलन इत्यादियों के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझाव को उपलब्ध कराती है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो नोट्स था हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। आइए थोड़ा सा इसका प्रश्न कोश पढ़ लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक जो विचार मंडल था जिसको थिंक टैंक कहते हैं, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो यहाँ पे केवल 2 सही है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो धारणीय विकास था उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया था। यहाँ पे देखिए धारणीय विकास लक्ष्य सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 जो सम्मेलन हुआ था वहाँ से प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ जो भविष्य की आवश्यकता है उनको भी ध्यान में रखा जाए। इसे हमें 2030 तक पाना है। और कुल कितने गोल हैं, तो 17 गोल हैं, इस बात को याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था, तो ये 17 का छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं था, तो यहाँ से गुजरात हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, तो ये आपका केरल हो जाएगा। वैसे भी केरल में पहले स्थान पे ही रहता है। धारणीय कृषि से क्या मतलब है, तो यहाँ ये देखिए यही प्रश्न आपको हम दिखाना चाह रहे थे। तो धारणीय कृषि मतलब आपका क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। फिलहाल यहाँ पे जो सी है आपका सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसको रियो समिट कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। और इस सम्मेलन, यहाँ पर लिखा क्या है, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो अर्थात ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की
स्थापना की गई। तो प्रश्न बनता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई थी, तो जो 1992 में आपका रियो अर्थ समिट हुई थी वहीं पे हुई थी। आगे लिखा है यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे कि स्थलीय और जलीय को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे GEF की, तो UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको हम नापास कहते हैं, की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 से 2001 में COP7, अर्थात यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, 2001 में COP7 हुआ था कि बैठक कहाँ पे माराकेश में आयोजित की गई थी। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि अर्थात स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न बन सकता है भविष्य में कभी भी कि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना कब की गई थी, तो COP7 में, जो कि कहाँ पे हुआ था, माराकेश में हुआ था। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं विश्व बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष कार्लोस, ये हो सके तो उस समय का अब पुराना हो चुका हुआ, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं, जो प्रश्न दिया कि अभी थोड़ा सा नोट से, तो यहाँ पे ये अब प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न आपका है कि रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो ये कौन सा था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। आपका ये आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। आगे लिखा है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पे सही हैं, किसके बारे में, तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के बारे में। आइए देख लेते हैं। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही बात है, यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए इसमें आया हुआ प्रश्न है, तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। यहाँ से एजेंडा 21 की बात कर लेते हैं। तो एजेंडा 21 की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे अर्थ समिट या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ये सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से, तो एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इस बात को यहाँ से याद रखिएगा। एजेंडा 21 की बात करें तो एजेंडा 21 जो है ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। यहाँ से इसको समझिएगा। इसके साथ साथ ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 के नाम दिया गया था। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। ये भाग हैं, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो अगर हम लोग भाग की बात करें यहाँ पे, तो विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण करना, जैविक विविधता का सर्वेक्षण और क्या करना, तो संकटग्रस्त जो जीव है उनका संरक्षण करना, और पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना, सबको खाद, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। एजेंडा 21 का ये क्या था, तो इसको जो एजेंडा 21 था इसको कई भागों में हमने बांटा था। तो यहाँ से ये भाग हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। तो ये एजेंडा 21 के प्रमुख भाग हैं। अब हम लोग प्रश्न कोश देखते हैं। तो पहला प्रश्न थोड़ा सा IAS में हुआ प्रश्न है, यहाँ सब लोग देख सकते हैं। समाचारों में कभी कभी देखने वाला जो एजेंडा 21 था 21 इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उपरोक्त में से आपको सही बताना है, तो आपको पता चल गया होगा केवल पहला सही है, केवल दूसरा यहाँ पे क्या है, तो गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1992 में जो रियो डी जेनेरो में आपकी सम्मेलन हुआ था वहाँ से हुई थी एजेंडा 21 की। हाँ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पे, तो आप सबको पता है रियो अर्थात ब्राज़ील में। आपका बी आंसर यहाँ से हो सकता है। अब रियो +20 सम्मेलन की बात कर लेते हैं। काफ़ी एग्जाम में आता हुआ चीज़ है ये टॉपिक। तो कह रहा वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद आपका 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक आयोजन किया, जो रियो +20 या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी।
एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था या फिर जाता है। हाँ, उल्लेखनीय है कि Rio+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग में, कहाँ पे, तो जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं रियो आपका 1992 में हुआ है, फिर अगर +10 करेंगे तो 2002 आना चाहिए। तो 2002 में कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में हुआ था, इस बात को समझिएगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो आगे इसमें लिखा है कि Rio+20 का आयोजन कहाँ पे, फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ था। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2022 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आगे इसमें लिखा वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित Rio+20 सम्मेलन की घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। तो कभी कभी प्रश्न बनता है द फ्यूचर वी वांट कहाँ से निकल के आया था, तो आप लोग बताइएगा। 2012 में जो Rio+20 हुआ था वहाँ से द फ्यूचर वी वांट निकल के आया था। इस मसौदा था, इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था मतलब ग्रीन इकॉनमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों का समर्थन भी प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया था। इस आह्वान पर आगे थोड़ा सा टॉपिक अभी लिखा है। तो इस आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, तो संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी अर्थात पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकॉनमी, जिसको पेज के नाम से जानते हैं, का सृजन किया गया था। तो पेज का सृजन कहाँ से होता है आप लोग समझ सकते हैं। ध्यातत्व है कि सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दे पर प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन की अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। आइए थोड़ा सा प्रश्न कर देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से जो चीज़ें बची होंगी हम लोग यहाँ से समझ लेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है, तो ये धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। आपका ये आंसर यहाँ से हो जाएगा। कह रहा है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो आपको पता होगा 1992 + 5 बता 97 हो जाएगा, तो 1997 में। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं कि वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक उसके 5 वर्ष बाद कहाँ पे, 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जिसे हम लोग Rio+20 के नाम से जानते हैं। Rio+5 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, Rio+5 के नाम से जानते हैं। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो आप सबको पता होगा क्या था, द फ्यूचर वी वांट, मतलब आपका ए आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। हरित अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, वह अभिवृद्ध थी या फिर अभिवृद्ध हुई थी किससे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रियो डी जेनेरियो में 2012 में साधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। आइए 2018 में हुआ प्रश्न है। अब कुछ विभिन्न संगठन और उनके संस्थान देख लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा ये भी नोट्स पढ़ते हैं हम लोग। तो ये इस नोट्स को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठन एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। इसी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसको नीरी के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता था। नीरी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न से नीरी न से नागपुर में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना यहाँ पे कभी कभार पूछ लेता है, तो 1998 में, सॉरी 58 में, 58 में, 98 नहीं 58 में, याद रखिए। वर्ष 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जिसको CPHERI कहते हैं के रूप में, वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कहाँ पे, चेन्नई में है, कलर चेंज कर लेते हैं, चेन्नई में है, दिल्ली में है और हैदराबाद में है, कोलकाता में है,
एवं मुंबई में। तो आप लोग समझ सकते हैं नीरी की क्या है, तो 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, कहाँ का है, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कलकत्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर में बताइएगा। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो कभी कभी इसका वो जो मंत्रालय है वो पूछ लेता है, तो कौन सा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसको याद रखिएगा। इसके अधीन ये कार्य करता है। वर्तमान में नीरी के निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य, ये चेंज हो गए, इसको आप लोग जरूर जो करंट है वो अपडेट कर लीजिएगा। अगर बात करें NEA का, तो NEA तात्पर्य क्या था, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, जिसको नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी कहते हैं। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या फिर प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या फिर इनकी प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। आगे देख लेते हैं हम लोग इसी में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान जो अभी समय था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था। 17 मार्च 1951 को IMC अर्थात इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमिटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से क्या हो गई, तो अस्तित्व में आई। तो आप लोग समझ सकते हैं विश्व मौसम संगठन जो है अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 में हुई है। इसके वर्तमान में ये सब अब बदल गए होंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है नैरोबी अर्थात केन्या में अवस्थित है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके प्रमुख जो हैं वो डेनमार्क, ये भी बदल हुई है, इसका आप लोग देख लीजिएगा करंट जो है। EPA की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA का मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना कब, तो 2 दिसंबर 1970 में की गई थी। स्थापना से प्रश्न बनते रहते हैं UPPCS में। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में है और इसका मुख्यालय कई बार UPPCS में आया हुआ है। कहाँ पे, तो नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न पहला देखिए, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये कितने एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कौन सा, नीरी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पे, तो कहाँ पे स्थित है, न से नीरी न से नागपुर। नागपुर में कब, 1958 में बना था, 1958 में बना था। और किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आप लोग देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, नागपुर में। और इसकी जो क्षेत्रीय मतलब कि क्षेत्रीय जो इसके क्वार्टर थे, मतलब जो क्षेत्रीय इसके संस्थान थे, वो भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे जब नोट्स पढ़ा रहे थे वहाँ पे आपको बताया था, वहाँ से आप लोग नोट किए होंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1958 में किया गया था, नागपुर में। बी आंसर हो जाएगा। NEA से क्या आशय है, तो NEA से क्या आशय हो सकता है, तो आपको हमने बताया था क्या, तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। तो कहने का मतलब बी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बने हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जेनेवा में। जेनेवा मतलब कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। तो इसको कैसे याद है कि स्विट्जरलैंड का मौसम बहुत ही क्या होता है, खूबसूरत होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मौसम जो संगठन होगा कहाँ पे होगा विश्व का, तो वो जेनेवा में होगा। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो नैरोबी में। नैरोबी बोले तो केन्या में। इस तरीके से समझ सकते हैं, बस ये आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फिर से प्रश्न वही है और आंसर भी उसका वही होगा, कहाँ पे, नैरोबी में। EPA का पूर्ण रूप क्या है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं एजेंसी की अथॉरिटी, बताइए। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी मतलब आपका सी आंसर यहाँ से हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद भी ये पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में